हर लड़की की तरह मैंने भी एक रोमांटिक और खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी का सपना देखा था। मेरे दिल में हज़ारों सपने थे, लेकिन मेरा यह सपना उस वक्त टूट गया जब मेरी शादी मेरे जीजा के साथ तय हो गई। ऐसा नहीं था कि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। वह एक पढ़ा लिखा और सुंदर युवक था, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा जीजा के रूप में स्वीकार किया। मेरी दीदी कविता की शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरी दीदी की मौत को 1 साल हो गया है। दीदी अपने ससुराल में बस 1 साल ही रही। शादी के 1 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। दीदी की मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा, तो मेरी माँ मुझसे बिना पूछे ही रिश्ते के लिए हाँ कह दी। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई और काफ़ी दिनों तक अपने घर में बात करना बंद कर दिया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। मोहित एक सुंदर, पढ़ा लिखा और एक अच्छा लड़का है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे लोग लालची नहीं हैं और उसकी अच्छी जॉब भी है, अच्छा कमाता है। क्या तुम उससे सिर्फ इसलिए शादी करने से इनकार कर दोगी क्योंकि उसकी शादी तुम्हारी बहन से हुई थी? कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं मेरी प्यारी अच्छी बेटी। फिर भी अगर तुम इस रिश्ते के लिए मना करना चाहती हो तो मैं आज मोहित की माँ को फ़ोन करके मना कर दूँगी। तुम रात को अच्छी तरह सोच लेना और सुबह मुझे अपने फैसले के बारे में बता देना। हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मम्मी इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी मेरी सहेली गीता का फ़ोन आ गया। उसका फ़ोन देखकर मैं अपने दिल में खुश हो गई कि चलो गीता से इस बारे में बात करती हूँ। उसकी भी शादी हो गई है, हो सकता है वो मुझे सही सलाह दे। लेकिन उससे बात करने के बाद तो मैं होश खो बैठी। जब गीता ने अपने बारे में बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था। उसका अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और उसके कीमती गहने उसके पास रख लिए। वह अपनी ससुराल से तन पर पहनी हुई साड़ी के अलावा कुछ नहीं लाई। अब उसके परिवार वाले उसे लेकर बहुत चिंतित थे और वे कानूनी रूप से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब बातों को सुनने के बाद मैं अपनी चिंता भूल गई। उल्टी गीता को सांत्वना देने लगी, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब इतने कम समय में इतना भयानक परिणाम देखा है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी है। यह एक भ्रमजाल है और बड़ों के फैसले के आगे झुकना बुद्धिमानी है, क्योंकि वे अपने अनुभव के प्रकाश में सबसे अच्छे निर्णय लेते हैं। मुझे लगने लगा कि मेरी माँ का फैसला 100% सही है। गीता ने भी मुझे यही कहा कि देखे भाले लोग हैं, लड़का भी सही है, इसलिए मना मत कर, रिश्ते कर, हाँ कर दे। कहीं और शादी होने पर क्या पता वो आदमी कैसे निकलेंगे। इससे तो बेहतर यही है कि यहीं शादी कर ले। मैं पूरी रात इन्हीं सोचों में गुम रही और मैंने जीजा जी से शादी करने का फैसला ले लिया। मैं सुबह अपनी माँ के पास गई और माँ कपड़े धो रही थी। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और माँ को कमरे में ले गई और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं मोहित से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आपका फैसला मंजूर है। मेरे मुँह से ये सब सुनकर वह हैरान भी हुई और खुश भी। साथ ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मेरे माथे को चूमकर मुझे ढेर सारी दुआएं दी। माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने शादी के बाद कविता दीदी को हमेशा खुश देखा था और हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर मायके आती थी, जिसकी वजह से मेरे दिल में आगे के लिए कोई डर नहीं था। मेरी शादी का दिन भी आ गया। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि आज का दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर मेरी तारीफ की। मेरे दिल में एक बेचैनी और घबराहट सी थी। जितना कि शादी पर और लड़कियां खुश होती हैं, मैं अपनी शादी पर खुश नहीं थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद पहली बार दुल्हन बनकर उनके कमरे में दाखिल हुई। अपनी बहन का कमरा देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। मैं अपनी बहन को याद करने लगी। दीदी, आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? कभी आपके कमरे में दुल्हन बनकर आई थी
और आज विधि का विधान देखिए कि आपकी छोटी बहन इस कमरे में आपकी जगह दुल्हन बनकर आई है। दीदी, आपकी बहुत याद आती है। इतना कहकर मैं सजे हुए बेड पर आकर बैठ गई। दुल्हन के कपड़ों में बनी सवरी मैं अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। मैं आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचते हुए शर्म से सिकुड़ रही थी। उसी समय मुझे दरवाजे की कुंडी घुमाने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने नीचे देखा। मोहित अंदर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मोहित अलमारी में घुसे, अलमारी में से कुछ निकाला और वापस चले गए। चुपचाप जैसे वे घुसे थे वैसे ही वापस चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने आश्चर्य से अपना चेहरा घूंघट से बाहर निकाला और मैं यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे पास आने के बजाय फिर से बाहर चले गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अलमारी में से क्या लिया है। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं ये समझूं कि मोहित 1 साल बाद भी अपनी पत्नी की मौत के दर्द को भुला नहीं पाए हैं? उन्हें उस वक्त मेरे पास होना चाहिए। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर उनके पीछे जाने लगी। मैं सांत्वना के कुछ शब्द कहकर उनका दिल बहलाना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बात कर सकें। मैं कमरे से बाहर आ गई और उसी कमरे में गई जिसमें मोहित गए थे, लेकिन वह बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अपने भारी भरकम कपड़ों से परेशान होने लगी थी। सुबह से रात तक आराम न मिलने के कारण मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं अपने भारी भरकम कपड़े लेकर कमरे में लौट आई और कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मोहित बिस्तर के किनारे बैठे थे और मेरी सास उनसे नाश्ते के लिए कह रही थी। मुझे उठता देखकर मोहित बोले, नए घर में नई सुबह मुबारक हो। मोहित ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछली रात के खराब मूड को भूलकर मुस्कुरा दी। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था तो मैं फ्रेश होने चली गई। मोहित और मैंने अपने कमरे में बेहद खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मोहित के कुछ दोस्त मिलने आए तो वह उनके साथ चला गया, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बीत गया। आज मैं बहुत खुश थी। मोहित का रवैया देखकर उम्मीद थी कि जल्द ही हम करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे, लेकिन जब रात हुई और मैं उनका इंतज़ार करने लगी तो मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि कल रात की तरह मोहित कमरे में आया और फिर से अलमारी में घुसा, अलमारी में से कुछ लिया और दूसरे कमरे में चला गया। मैं बैठकर उन्हें उत्सुकता से देखने लगी। मुझे उन पर तरस भी आया। साथ ही मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी हो रही थी, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था कि उन्हें भुला ही नहीं पा रहा था। जब मैं कमरे से निकली और मोहित के साथ दूसरे कमरे में गई तो उसने पहले ही कमरा बंद कर लिया था। मैं वहीं खड़ी हो गई थी और मुझे अंदर से मोहित की कुछ कहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे किसी से बात कर रहे थे। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनती रही, पर कोई भी शब्द समझ नहीं आया। तब मेरी सास मुझे आती हुई दिखाई दी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मैं उन्हें क्या बताती कि 2 दिन की दुल्हन अपने पति के पीछे भाग रही है और वह मुझसे जान छुड़ाकर भाग रहा है। मेरी शक्ल देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं निराश अपने कमरे में वापस आ गई और दीदी और मोहित के जीवन के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट गई। हम दोनों बहनें थीं। दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माता पिता ने हमें बहुत प्यार और स्नेह से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए खूब रिश्ते आने लगे, लेकिन हमारे माता पिता इस मामले में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने फैसला दीदी को सौंप दिया। मेरी माँ की सहेली के बेटे मोहित का रिश्ता आया। माँ बहुत खुश हुई और उसकी खुशी देखकर दीदी भी मान गई और पापा ने भी मोहित को बहुत पसंद किया था और मोहित खुद दीदी को एक समारोह में देखकर उसे पसंद करता था। मैंने उनकी शादी को खूब एंजॉय किया। इकलौती संतान होने के कारण मेरा विशेष महत्व था। शादी के बाद मैं अक्सर अपनी दीदी को अजीब सी उलझन में उलझा हुआ देखा करती, खासकर जब मैं उसके घर रहने जाती थी तो मैं रात में कई घंटे बाहर टहलती रहती थी। जब भी मैंने उनसे कारण जानना चाहा, वह हंसती और मुझे टालते हुए कहती,
बस यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। ये बात एक बार मैंने अपनी माँ से कही तो वो भी हंसी और बोली, पगली, नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब भी दीदी हम लोगों से मिलने आती थी, मैं बहुत सजी सवरी और खुश होती थी, इसलिए मैंने भी इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दिया था। लेकिन एक बार रात को जब मोहित दीदी को हमारे घर रात बिताने के लिए छोड़ने आए, तो मुझे उनका तौर तरीका संदेहास्पद लगा, मानो वह नशे में हो या नींद के प्रभाव में हो, या फिर शायद वह उस दिन जल्दी में थे और इसलिए दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद कार को हवा में उड़ाते हुए चले गए थे। मैं दीदी से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैं उनसे पूछने उनके कमरे में आई तो वो आंखें बंद किए आराम कर रही थी। मैंने उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चली आई। अगली सुबह मैंने यह बात दीदी को बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बस थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, इसलिए वे अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन बाद मोहित बहुत ही उत्सुकता से दीदी को लेने आया और उनसे माफ़ी भी मांगी। दीदी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ महीनों बाद वो हम सब को रोता हुआ छोड़कर चली गई। उनकी मौत की खबर हम सब पर बिजली गिरा गई थी। सास ने कहा था कि कविता को अचानक सीने में दर्द हुआ, हमसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। वो शायद दिल का दौरा था, जिसके कारण वह बच नहीं पाई। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वह हमें छोड़कर जा चुकी थी। इस सदमे से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन बेरहम समय हर गम पर मरहम लगा देता है। कुछ समय बीतने के बाद हम भी जीवन में अपने मामलों में लौट आए। मेरे माता पिता ने मोहित से मेरी शादी इसलिए की ताकि मैं दीदी की तरह उसके साथ खुश रह सकूं। लेकिन उसका रवैया मेरी समझ से परे था। दिन में तो ठीक रहते थे और रात में कमरे में अलमारी में से कुछ दूसरे कमरे में चले जाते और मुझे लगता था दीदी का कोई सामान लेकर जाते हैं और उससे बात करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मौका अभी तक नहीं मिला था। मैं इन्हीं ख्यालों में सो गई। मैंने बहुत ही अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि अंधेरे कमरे में दीदी की सिसकियाँ गूंज रही थी। दीदी एक कोने में बैठी अपना मुंह घुटनों में छुपाए रो रही थी। उनकी आवाज़ में बहुत दर्द था। मैं जैसे ही उनके पास गई तो फिर दूसरे कोने में आ गई। मैं ज़रूर से कोने में गई तो फिर से कोने में चली गई। ऐसे ही मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, परंतु मैं जहाँ भी उनके पास जाती वह मुझसे दूर चली जाती। मेरी आवाज़ देखकर कहा, दीदी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए दीदी, आप मुझसे दूर क्यों जा रही हैं? तभी मेरी दीदी की आवाज़ आई, मुझे इंसाफ चाहिए छोटी, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम मुझे इंसाफ दिलाओगी ना छोटी? इससे पहले कि मैं दीदी की बात समझ पाती या उनसे कुछ पूछ पाती, मेरी आंखें खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था, शायद लाइट चली गई थी। यह किसी खराबी के कारण बंद थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, लेकिन मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ दीदी की बातें गूंज रही थी। मेरी बहन बहुत ही धार्मिक थी। वो हर वक्त भगवान की पूजा उपासना में लगी रहती थी। कभी कभी तो मैंने उन्हें रात में भी भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े देखा था। अगली सुबह मोहित के बाहर जाने के बाद मैं बराबर वाले रूम में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे में अंदर आई तो देखा इस कमरे में एक सोफ़ा सेट और एक अलमारी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो देखा कि दवा के कुछ खाली रैपर थे। मैंने उन्हें उठाया और उल्टा कर दिया। ये शायद दीदी की दवाएं थी, क्योंकि मैंने अक्सर उन्हें उनके बैग में देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई हो, इसलिए मैंने वह रैपर वहीं रख दिया।
अभी अलमारी बंद कर ही रही थी कि एक छोटा सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों में आकर गिरा। मैंने देखा कि वो नशीली दवाओं से भरा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने वह बैग वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले गई। शाम हुई तो मोहित बेचैन होकर घूमने लगे, जैसे उनका कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैं इसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वह ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उसे रोकना चाहिए था। यही दवाइयाँ मैंने दीदी के बैग में भी देखी थी। शायद मोहित की आदत को छुड़ाने के लिए वो ये नशीली दवाइयाँ अपने बैग में रख लेती थी। कुछ सोचकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे पता था कि मोहित की पसंदीदा डिश कढ़ाई पनीर है, इसलिए मैं उसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। इसलिए इस बात को फॉलो करते हुए मोहित के लिए कढ़ाई पनीर बनाया। दीदी भी मोहित को खुश करने के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाया करती थी। यह दीदी ने ही मुझे बताया था। खाना बनाने के बाद मैंने नौकरानी के साथ टेबल सेट की और हम लोग खाना खाने लगे। मोहित को खाना बेहद पसंद आया था। उन्होंने डटकर खाया और मेरी तारीफ भी की। वह मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुम्हें इतना मज़ेदार खाना बनाने के लिए मुझसे गिफ्ट लेना है? मोहित के इस अनपेक्षित प्रश्न पर मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। सवाल से ज़्यादा उनके पूछने का तरीका निराला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास के सामने इसका जवाब कैसे दूँ। सो मैं चुप रही। एक बार मोहित ने अजीब अंदाज में अपना सवाल दोहराया। सास ने आनन फानन में मुझे किसी काम से किचन में भेज दिया। मैंने रसोई की खिड़की से देखा कि वह अपने बेटे को धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। मुझे मोहित का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने अपनी सास से बात करने की हिम्मत जुटाई और उन्हें बताया कि जब आपका बेटा नशा करता है तो आपने उसे इंसान के लिए मेरा जीवन क्यों नष्ट किया। वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन और उसकी पत्नी की मौत के सदमे ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है और उसने अपना दुख भुलाने के लिए यह सब किया है। मैं उसे समझाऊंगी। सास की बात सुनकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली और कमरे में आकर लेट गई। मैंने रात को फिर से सोने के लिए अपने आंखें बंद की तो फिर से दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझसे न्याय मांग रही थी, लेकिन कैसा न्याय? अपने सपने में दीदी को इस तरह तड़पता देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि मेरी दीदी की मौत एक्सीडेंटल थी या कुछ और। सास ने बताया था कि दीदी को दिल का दौरा पड़ा तो अस्पताल ले गई। उस समय कुछ भी पूछने का कोई अर्थ नहीं था और इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन अब सपने में दीदी को इस तरह देखना एक असामान्य बात थी। मैंने अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली जिसमें दीदी की मौत का कारण बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज नहीं मिला। सुबह मोहित के काम पर जाते ही मैंने दूसरे रूम की सफाई के बहाने भी उस रूम को छान मारा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। इसे अपनी आंखों से पढ़कर मन को संतोष हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि मैंने अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। मोहित के ऐसे ही धूप छाप वाले व्यवहार में दिन बीतते गए। एक रात मैंने देखा कि जब मैं दूसरे कमरे में गए तो उसके हाथ में दीदी की पायल थी। मैं चांदी की पायल में पहचान गई, क्योंकि वह मैंने ही किसी को गिफ्ट में दी थी। मोहित अलमारी में से यह निकाल कर ले जाता था। आधी रात मैंने निश्चय किया कि आज मैं पता लगा कर रहूँगी कि क्या बात है। अगले दिन मैंने देखा कि उनके हाथ में दीदी की पायल तो है, लेकिन दूसरे हाथ में क्या है वह मैं देख नहीं पाई। उनके पीछे आए, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब तो मेरे लिए यह सब और भी असहनीय हो गया था। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बोझल कदमों से फिर से अपने कमरे में आ गई। अगली रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की और फिर सोने का नाटक किया।
आज रात निश्चित रूप से उस रहस्य को जान लेना चाहती थी जो मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। मैंने देखा कि हमेशा की तरह मोहित कमरे में आया, अलमारी में घुसा और हाथ में दीदी की पायल ली। कुछ देर रुककर मुझे देखते रहे जब तक मैंने उन्हें यकीन ना हो गया हो कि मैं सो रही हूँ। उसके बाद वे बाहर निकल गए। मैं आंखें खोलकर उनकी पीठ की ओर देखा और जैसे ही वे दूसरे कमरे में गए मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोता हुआ देख लिया था, इसलिए कमरे का ताला बंद किए बिना दूसरे कमरे में थे। कुछ देर बाद मैं खामोश कदमों से धीरे धीरे चलकर बराबर वाले कमरे में सामने आ गई। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी घुमाई और दरवाज़ा खुल गया। मैंने कमरे में झांका तो मोहित दीदी की पायल से कुछ बातें कर रहा था। मोहित की बातें मैं सुन सकती थी। वो पायल से बातें करते हुए कह रहे थे, मेरी प्यारी शहजादी, तुम दूसरी दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और जल्द ही तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा, बस थोड़ा इंतज़ार करो। इतना कहकर मोहित ने अपनी गोद से कुछ उठाया और दीदी की पायल के साथ लगा दी। दोनों को आपस में मिलाकर मैं कुछ और कह रहा था। मैंने वह चीज़ नहीं देखी, लेकिन उसके दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मीलों चल चुकी हूँ। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। मोहित आत्महत्या के बारे में सोच रहा था, दीदी के पास जाने की सोच रहे थे। हो सकता है कि दीदी के साथ में आप चैन लगा रहे हो। मुझे मोहित को इस हद तक पहुँचने से रोकना था। बहुत देर तक सोचने के बाद मेरी आंखें लग गई कि तभी फिर से दीदी के कराहने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। मैं लगातार न्याय की मांग कर रही थी। मैंने सपने में ही उन्हें वादा किया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी थी। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई थी कि दीदी का मामला तो मैंने अपने जानने में निपटा दिया था। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, फिर दोबारा दीदी सपने में क्यों आई थी? लेकिन दीदी से वादा किया था तो मुझे वैसे भी अपना वादा निभाना था और मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे करना है। रात के किसी समय में उठकर मैं दूसरे कमरे में गई। मोहित अब भी दूसरे कमरे में ही सोते थे, मेरे पास मेरे कमरे में नहीं सोते थे। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं निराश होकर अपने कमरे में आ गई, सोच विचारों में गुम। कब मेरी आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह सोकर उठी तो फ्रेश होने के लिए अलमारी खोली और कपड़े निकाले। यह देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी अलमारी से वह दवाइयाँ वाला बैग गायब था। मुझे यकीन हो गया कि वह बैग मोहित ने ही निकाला था। मुझे मोहित को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा, मोहित को मरने से बचाना होगा, मोहित को दीदी की यादों से निकालना पड़ेगा। यह सब सोचती हुई मैं फ्रेश होकर आई और तैयार होकर बाहर आई। मेरी सास ने नाश्ता बनाकर तैयार कर रखा था। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि मेरी सास बोली, बेटा कुसुम, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है, अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। सुबह से सर में दर्द हो रहा है, उससे पूछकर कुछ दवाइयाँ ले लूँ। अपनी सास को बताए हुए नंबर को मैंने अपने फ़ोन में डायल किया और अपनी सास की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। गलती से मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पर लग गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ये अनजाने में हुआ था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मेरी सास बात करते हुए अपने कमरे में चली गई थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई, ये सोचते हुए कि जब मम्मी जी बात कर लेंगी तो खुद ही मुझे फ़ोन दे देंगी। काफ़ी देर के बाद मम्मी जी लेकर आई थी और मुझे फ़ोन देकर वापस चली गई। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर मैं मोहित के बारे में सोचने लगी। वह दीदी से कितना प्यार करते थे, दीदी की यादों को अभी तक भुला नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि वह दीदी के पास जाने की सोचने लगे हैं, यानी खुद को मारना चाहते हैं। यह सोचकर ही मैं काँप उठी। मेरा पूरा दिन इसी सोच विचार में निकल गया कि कैसे मैं मोहित के दिल से दीदी की यादों से निकालूं, कैसे मोहित के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करूं। लेकिन कुछ ही समझ नहीं आ रहा था। यही सब कुछ सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को मोहित ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में एक बर्गर का डिब्बा भी था। मोहित कमरे में आए और बोले, कुसुम, मैं ये बर्गर तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्या तुम्हें बर्गर पसंद है? यह बर्गर मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनवा कर लाया हूँ। बर्गर मुझे बहुत पसंद था। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ
मोहित: मुझे बर्गर बहुत पसंद है। मोहित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई जिसे मैं समझ ना सकी। उसी मुस्कुराहट के साथ बोले, अच्छा तो यह लो, खा लो ये बर्गर। मोहित ने मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि तभी बाहर से मेरी सास ने मोहित को आवाज़ दी। मोहित बर्गर का डिब्बा मुझे देकर बोले, यह लो, जल्दी से खा लो, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। यह कहकर मोहित बाहर चले गए। मैंने सोचा क्यों ना अपना पसंदीदा सीरियल सुनते सुनते बर्गर खाया जाए। इसी इरादे से मैंने फ़ोन उठाया। जो एपिसोड मिस हो जाते थे मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। मिस्ड एपिसोड की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग खोली। सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग वही रिकॉर्डिंग थी जो मेरी सास ने डॉक्टर से बात की थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरी सास ने इतनी देर बात क्यों की? उनके सर में दर्द हो रहा था, सिर्फ दवाई ही तो पूछनी थी। फिर भला दवाई पूछने के लिए इतनी देर बात करने की क्या ज़रूरत थी? चाहते हुए भी मैंने वह रिकॉर्डिंग खोल ली और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसा लगता था जैसे मैं अभी गिर पड़ूंगी। मेरी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। मेरी सास उस डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था उसकी दूसरी शादी करवा दो, वह अब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। वह अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब वह अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने की योजना बनाने लगा है। मैं आपको अब तक न जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दीजिए। मेरे बेटे को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर ज़ोर से हंसा और बोला, देखिए, आपका बेटा दिमागी मरीज है, उसे फ़ायदा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात पैसों की, तो मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा। आपके कहने से ही मैंने आपकी पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैंने आपके बेटे की और आपकी यह काली करतूत पुलिस में जाकर बता दी तो ज़िंदगी भर जेल की हवा खाते रहना। कल आ जाना मेरे पास, दवाइयाँ बदल दूंगा। धीरे धीरे आपके बेटे को फ़ायदा होने लगेगा। और हाँ, मेरी फ़ीस ज़रूर लेते आना। इतना कहकर डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया था। मैं वहीं सकते की हालत में बैठी हुई थी। इसका मतलब मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। मेरी दीदी को मारा गया था, वे मौत के घाट उतारी गई थी। तभी तो मेरी दीदी मेरे सपने में आती थी और मुझसे इंसाफ की भीख मांगती थी। अपनी दीदी को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। जरा कुछ होश आया तो मैंने सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं समझ चुकी थी कि मोहित इस बर्गर को खिलाकर मुझे मारना चाहता है। ज़रूर बर्गर में कुछ मिलाया गया है। मैंने बर्गर का डिब्बा एक तरफ को रख दिया और जल्दी से अपने पापा को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्हें यकीन करना ही पड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मोहित बाहर से अंदर ना आ जाए। पापा ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी से जल्दी पुलिस को फ़ोन करो, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और अपने घर का एड्रेस बता दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे घर पहुँच चुकी थी। उधर मोहित जो समझ रहा था कि बर्गर खाकर अब तक मैं मर चुकी होंगी, इसी खुशी में हॉल में टहल रहा था। लेकिन पुलिस पर नज़र पड़ते ही उसके होश उड़ गए। पुलिस ने आते ही मेरी सास और मोहित को अरेस्ट कर लिया। मेरी सास और मोहित सफाइयाँ देते रहे कि वो बेकसूर है, लेकिन मेरे फ़ोन में मेरी सास और उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग ही काफ़ी थी उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए। मैंने घर से अपनी दीदी की यादों का कुछ सामान समेटा और उस घर से हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर आ गई। जब मैं घर आ गई तो मैंने दीदी की तस्वीर को जब हाथ में लिया तो ऐसा लगा कि जैसे दीदी मुस्कुरा रही हो अपने आप को इंसाफ मिलने पर और मुझे उस दरिंदे से बच जाने पर। बाद में सब कुछ सामने आ गया। मोहित को एक मानसिक बीमारी थी। मोहित बचपन में अपने माँ पिताजी के साथ गांव में रहता था। तभी उनके पड़ोस में एक औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उस समय मोहित 8-9 साल का था। मोहित ने औरत को रस्सी से लटकते हुए देखा था और जब मोहित की औरत के पैरों पर नज़र पड़ी तो उसके पैरों में पायल थी। पायल को देखते ही
उसे कुछ हो जाता था। जब शादी होने के बाद कविता उसकी दुल्हन बनकर आई तो कविता भी पायल पहनती थी, जो मोहित को बिल्कुल पसंद भी नहीं था। उसने दीदी से कभी कुछ कहा भी नहीं, बस वह दीदी को अंदर ही अंदर परेशान करता था। और दीदी अपनी छोटी बहन और माँ बाप की इज्जत के लिए किसी को कुछ नहीं बताती थी। और एक दिन उसने दीदी को मारकर उसके पैरों से वह पायल उतार ही ली। दीदी की सास सब कुछ जानती थी, परंतु उसके बाद भी उसने अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की। और तो और अपने बेटे की शादी पहले बहू की छोटी बहन यानी मुझसे कर दी। मोहित अपने कमरे की अलमारी से दीदी की पायल ही निकाल कर ले जाता था और फिर बाद में उसने मेरी भी पायल ले जानी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पास 2 पायल थी। एक तो मेरी अलमारी में रखी थी और एक मैं पहन कर रखती थी। पायल हाथ में लेकर मैं यही कहता था कि जब मुझे तुम्हारा ये पायल पहनना पसंद नहीं था तो फिर क्यों पहनती थी तुम। अब देखो, पायल पहनने के लिए तुम्हें जिंदा नहीं हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, परंतु मुझे तुम्हें मारना पड़ा। ऐसे ही तुम्हारी बहन पायल पहनती है, वह भी जिंदा नहीं रहेगी। मैं उसे भी मार डालूँगा, क्योंकि वह भी पायल पहनती है। मोहित जेल में जाकर भी यह सब कुछ बड़बड़ाता था। मैंने मोहित से कानूनी तौर पर तलाक ले ली और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मेरे माता पिता का मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने अपने आप को अपने माता पिता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। एक तलाकशुदा बेटी को कब तक घर पर बैठे आओगे, ना जाने कितनी ही ऐसी बातें बनी थी, लेकिन मम्मी पापा ने किसी की नहीं सुनी। मेरे मम्मी पापा मुझसे कहते थे, बेटा ज़िंदगी बिना जीवन साथी के नहीं गुजरती। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो बेझिझक हमें बता देना, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मम्मी पापा की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा देती। एक उदासी में डूबी हुई सी मुस्कुराहट थी मेरी। मुझे नहीं लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई आएगा जिस पर मैं विश्वास कर सकूँगी, लेकिन अगर मेरी किस्मत में सच्चा प्यार होगा तो भगवान उसे मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।